सेकंड एग्जांपल जो है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसे आप डिटेल में तो बॉटनी में पढ़ोगे, जेनेटिक डिजीज में। थोड़ा मैं इसके बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इस बीमारी में जेनेटिक डिजीज है ये। इन विच आरबीसी इज सिकल शेप। आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है और उसकी शेप को सिकल्ड शेप कहा जाता है। इन विच आरबीसी इज सिकल्ड शेप, सिकल सेल एनीमिया में। सिकल्ड शेप का मतलब क्या है, जैसे नॉर्मल आरबीसी की जो शेप है वो बाई कॉनकेव होती है, लेकिन यहां पर आरबीसी की जो शेप है वो इस तरह से पतले पतले आरबीसी हो गए। इस शेप को सिकल शेप कहते हैं। इससे क्या होता है, जो आरबीसी का फंक्शन है वो लॉस हो जाता है। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। तो वो फंक्शन इनका लॉस हो जाता है। तो पर्सन या पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाएगी पर्सन की। ठीक है, ये जेनेटिक डिजीज है। इसमें आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन सिकल शेप का हो जाता है। हीमोग्लोबिन की शेप ऐसी हो जाती है जैसे आरबीसी की ये सिकल शेप दिख रही है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी की भी शेप यहां पर सिकल्ड हो जाती है, ड्यू टू शेप चेंज इन आरबीसी, ड्यू टू सॉरी शेप चेंज इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो गई, उस वजह से आरबीसी की शेप यहां पर चेंज हो गई है। स्क्रीन एक बार दोबारा रीशेयर कर देता हूं। ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में हो गया। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जैसे हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हुई, तो शेप चेंज हीमोग्लोबिन की कैसे होती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन का कोई जीन या डीएनए रहा होगा, अगर उस डीएनए में म्यूटेशन हो जाए तो इस प्रोटीन की भी शेप चेंज हो जाती है, प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसी वजह से आरबीसी का भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, डीएनए में म्यूटेशन की वजह से। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो अलील है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन अलील, वो होता है एच बी ए। ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन अलील को एच बी ए लिखते हैं, जिसमें आरबीसी की शेप भी नॉर्मल रहेगी, बाई कॉनकेव शेप। ये नॉर्मल अलील है। अब जो सिकल्ड सेल अनीमिया का केस है, सिकल सेल अनीमिया केस, इस केस में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की शेप चेंज होती है, उसका अलील चेंज हो जाता है या म्यूटेटेड हो जाता है जीन। और जिस अलील से वो सिकल शेप आ रही है उस अलील को एचबीएस लिखते हैं, एचबीएस। दोनों अलील्स सिकल्ड हो गए, एचबीएस। तो ये बीमारी कैसे होगी, होमोजाइगस रिसेसिव होगी, होमोजाइगस होगी ना, दोनों अलील्स उसके चेंज हो गए, होमोजाइगस रिसेसिव बीमारी है।
ठीक है, अब हम समझते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लग रहा है। ठीक है, तो इन मलेरिया prone African population, in malaria prone African population, heterozygotes were selected. हेट्रोजाइगोट सेलेक्ट हो गए। हेट्रोजाइगोट क्या होगा? HBA और HBS। हेट्रोजाइगोट इसी को बोलेंगे ना। एक तो नॉर्मल एलील होगी, नॉर्मल एलील कौन सी है इसके पास? HBA। और दूसरी होगी सिक्कल एलील, वो है HBS। ठीक है, वो हेट्रोजाइगोट हो गया। इन मलेरिया प्रोन अफ्रीकन पॉपुलेशन heterozygotes were selected while homozygotes, जो होमोजाइगोट्स थे HBS while homozygotes died due to sickle cell anemia। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, जो होमोजाइगस डोमिनेंट था, होमोजाइगस डोमिनेंट कौन है? HBA ये मर गए, डाइड ड्यू टू मलेरिया, डाइड ड्यू टू मलेरिया। अब देखो यहां पर केस क्या बन रहा है। अफ्रीका के लोगों में, जिन लोगों में होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर था इस हीमोग्लोबिन के एलील्स के लिए, HBA, वो किससे मर गए? उनकी डेथ होगी मलेरिया से। ठीक है, क्यों डेथ हुई? क्योंकि जो मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो आरबीसी के अंदर ग्रो करता है और उनके पास नॉर्मल आरबीसी था, तो मलेरिया के पैरासाइट ने अपनी ग्रोथ कर दी और उसने मार दिया इस होमोजाइगस डोमिनेंट पर्सन को। फिर जो जिन पर्सन में होमोजाइगस रिसेसिव नेचर था, HBS, वो मर गए। वो किससे मरे? सिकल सेल एनीमिया से मर गए। होमोजाइगस रिसेसिव भी मर गया, डोमिनेंट भी मर गया। तो बचे कौन पॉपुलेशन में? जो क्या थे? हेट्रोजाइगोट्स थे। जो हेट्रोजाइगोट्स थे वो HBS थे, ये बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि हेट्रोजाइगोट्स में सारा आरबीसी सिक्कल शेप का नहीं होता है। हेट्रोजाइगोट्स के ब्लड में कुछ परसेंटेज आरबीसी का सिक्कल हो जाता है और बाकी परसेंटेज नॉर्मल रहता है। तो नॉर्मल आरबीसी से जो रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज का काम है वो चलता रहा, और सिक्कल्ड आरबीसी ने ये इंश्योर किया कि मलेरिया अपनी ग्रोथ ना कर पाए। सिक्कल्ड आरबीसी के अंदर मलेरिया अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता, वो मर जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखो हेट्रोजाइगोट्स survived as they as as malarial पैरासाइट। मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। एज मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम
could not complete its growth, could not complete its growth. Could not complete its growth inside सिक्कल आरबीसी. मैंने क्या बोला? हेट्रोजाइगोट्स के ब्लड में थोड़ी सी परसेंटेज में सिक्कल आरबीसी होता है, थोड़ी सी परसेंटेज में सिक्कल आरबीसी होता है, और उन सिक्कल आरबीसी के अंदर जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता. तो इस वजह से हेट्रोजाइगोट्स को मलेरिया नहीं हुआ. उनको सिक्कल सेल एनीमिया भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके ब्लड में मेजर परसेंटेज नॉर्मल आरबीसी की होती है. तो इस वजह से वो दोनों बीमारियों से बच गए. तो बताओ कौन सी सिलेक्शन लग रही है यहाँ पे? डायरेक्शनल स्टेबलाइजिंग के डिसरप्टिव. डायरेक्ट आंसर है यहाँ पर. क्या सेलेक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखो. क्या सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे? हेट्रोजाइगोट सेलेक्ट हो रहे हैं. हेट्रोजाइगोट सेलेक्ट हो रहे हैं ना, और होमोजाइगस खत्म हो रहे हैं. तो हेट्रोजाइगोट्स कौन से उसमें सेलेक्ट होते हैं? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. स्टेबलाइजिंग में सेलेक्ट होते हैं हेट्रोजाइगोट्स. ठीक है. स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग सिलेक्शन, कोई सा भी लगा लो, एक ही बात है दोनों के लिए. तो ये हो गया यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया का केस. इस बीमारी के बारे में ज्यादा डिटेल में आप बॉटनी में पढ़ेंगे. इसमें और भी कुछ पढ़ना होता है, कुछ और पॉइंट्स हैं, वो आप बॉटनी में पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट. तीसरा एग्जाम्पल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी. ये एक एंजाइम का नाम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. ये एंजाइम है. इस एंजाइम की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी. ठीक है. किस में कमी हुई? इन मलेरिया प्रॉन अफ्रीकन पॉपुलेशन. ये भी सेम उसी का केस है, मलेरिया का ही. मलेरिया प्रॉन अफ्रीकन पॉपुलेशन. एक एंजाइम की कमी देखी गई अफ्रीकन पॉपुलेशन में जो मलेरिया से हिट थी. इस एंजाइम का काम क्या होता है? दिस एंजाइम ब्रेक ब्रेक डाउन H2O2 inside RBC. हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. ये एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेकडाउन करवाता है आरबीसी के अंदर. लेकिन अगर इस एंजाइम की कमी हो जाए
तो इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड आरबीसी के अंदर इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट करेगा, और आरबीसी की डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड accumulation, increased H2O2 cause hemolysis. hemolysis होता है डेथ ऑफ आरबीसी। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2 आरबीसी में नंबर उसका इंक्रीज हो गया तो उससे आरबीसी की डेथ होगी, इसी को हीमोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आरबीसी की डेथ का मतलब यहाँ पर क्या है कि आरबीसी अपनी पूरी लाइफ स्पैन नहीं कर पाया। जैसे आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 डेज की होती है, तो वो पूरा 120 डेज नहीं जी पाया, लेकिन हो सकता है कि वो 70-80 डेज अपना जी गया हो आरबीसी। तो 70-80 डेज तक तो आरबीसी काम कर रहा था, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखो प्री मैच्योर आरबीसी डेथ, प्री मैच्योर आरबीसी डेथ। प्री मैच्योर का मतलब है उसने अपनी लाइफ स्पैन पूरी होने से पहले उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, तो अगर आरबीसी प्री मैच्योरली डाई आउट हो रहे हैं तो क्या मलेरिया उसके अंदर अपनी ग्रोथ कर सकता है? प्लाज्मोडियम उसके अंदर अपनी ग्रोथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आरबीसी की डेथ होगी तो उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम ग्रो हो रहा था वो भी मर गया। तो वो पर्सन मलेरिया से बच जाएगा? वो पर्सन मलेरिया से बच गया, प्रिवेंट हो गया। तो देखो मलेरियल प्रोन जो अफ्रीकन पॉपुलेशन थी उसमें दो चीज देखी गई। एक तो सिकल सेल एनीमिया के एलील के लिए वो हेट्रोजाइगोट हो गए, दूसरा इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। हालांकि इससे आरबीसी की डेथ जल्दी हो रही है अपने टाइम से पहले, लेकिन उससे मलेरिया से बच जा रहा है, तो पर्सन की डेथ होने से वो बच गया। मलेरिया ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, इससे ज्यादा। तो एंजाइम की डेफिशिएंसी होना मतलब होमोजाइगस रिसेसिव, जो होमोजाइगस रिसेसिव थे वो सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कौन सी टाइप की सिलेक्शन हो रही है? ये होमोजाइगस सेलेक्ट हो रहा है इसमें। डायरेक्शनल सिलेक्शन, एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हो रही है ना। डिसरप्टिव सिलेक्शन में होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट दोनों सेलेक्ट होंगे। डायरेक्शनल सिलेक्शन में कोई सा एक होमोजाइगस सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल, डीडीटी रेजिस्टेंट मस्कीटो। एक दूसरा इसी के साथ लिख लो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। और एक तीसरा लिख लो, हर्बिसाइड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, वीड्स या हर्ब्स। देखो आरबीसी की प्री मैच्योर डेथ हो रही है तो वो नॉर्मल पर्सन से तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा ही, लेकिन मलेरिया से तो जान ही चली जा रही थी, तो उसके इफेक्ट से वो बच गया। ठीक है,
आरबीसी की अगर प्रीमेच्योर डेथ हो रही है तो आरबीसी का नंबर बोन मैरो को जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल ड्रास्टिक इफेक्ट था ना मलेरिया का, उससे वो बच गया, इस रिस्पेक्ट में वो बेनिफिशियल है। अब ये जितने भी केस मैंने लिखे, ये सभी केसेस डायरेक्शनल सिलेक्शन के हैं। इसमें लिख लो, ऑल दीज आर डायरेक्शनल सिलेक्शन। सारे केस एक जैसे हैं ये, और डायरेक्शनल सिलेक्शन इनमें लग रहा है। कैसे लग रहा है अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे डीडीटी एक केमिकल सब्सटेंस होता है, और ये केमिकल सब्सटेंस ह्यूमंस ने ही बनाया है। डीडीटी नेचुरली नहीं मिलता, ये लैब में ह्यूमंस का बनाया गया है। डीडीटी इतना हार्मफुल होता है, ये कभी डिग्रेड हो ही नहीं सकता। जितना भी डीडीटी बन गया है अर्थ पे, वो हमेशा अर्थ पे रहेगा, वो डिग्रेड हो ही नहीं सकता, खत्म ही नहीं हो सकता। वो बस एक्यूमुलेट होता रहता है। जैसे डीडीटी अगर पानी में आ गया तो पानी के थ्रू वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके जमा हो जाता है, फिश के अंदर चला जाएगा। अगर फिश को किसी ह्यूमन ने खा लिया तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर आ जाएगा, और जहां ये जाता है नुकसान ही पहुंचाता है। हालांकि इसके जो ड्रास्टिक इफेक्ट हैं ये बाद में पता चले डीडीटी के। तो इसे पहले यूज किया जाता था मच्छर मारने के लिए, मस्किटो को मारने के लिए इसे यूज किया जाता था, ठीक है। तो और ये इफेक्टिव मॉस्किटो किलर भी है, ठीक है। मच्छर इससे मरते भी हैं, बिल्कुल सही बात है ये। तो लेकिन ये देखा गया कि कुछ टाइम बाद जब डीडीटी का यूज होता रहा, उसके कुछ टाइम बाद देखा गया कि मच्छर मरने बंद हो गए डीडीटी से। जो मस्किटो की डेथ हो रही थी वो होनी बंद हो गई है। तो पता चला ऐसे मस्किटो प्रेजेंट है जो डीडीटी के रेजिस्टेंट है, जो डीडीटी के इफेक्ट से खुद को बचा रहे हैं। ऐसे मस्किटो प्रेजेंट है जो इसके रेजिस्टेंट हो गए, इस केमिकल सब्सटेंस के, ठीक है। तो हुआ ये होगा, मस्किटो की पॉपुलेशन में दो तरह के वेरिएंट रहे होंगे, दो तरह के वेरिएंट होंगे। पहला वेरिएंट डीडीटी नॉन रेजिस्टेंट होगा, वो डीडीटी के रेजिस्टेंट नहीं था। दूसरा वेरिएंट डीडीटी के रेजिस्टेंट था। इनिशियली हो सकता है कि नॉन रेजिस्टेंट की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन जब डीडीटी इंट्रोड्यूस कराया गया तो नॉन रेजिस्टेंट वाला मरने लगा। नॉन रेजिस्टेंट क्या हो गया, मर गया। और कौन सा बच गया, जो डीडीटी क्या था, रेजिस्टेंट था, वो बच गया। तो सिलेक्शन एक की होगी और दूसरे का नंबर क्या हो गया, कम हो गया। ये सिमिलर वैसे ही केस है इंडस्ट्रियल मैनलिज्म जैसा। अगर पोल्यूशन था तो ब्लैक मोथ सेलेक्ट हो रहा था, पोल्यूशन नहीं था तो व्हाइट मोथ सेलेक्ट हो रहा था। डीडीटी है तो रेजिस्टेंट मॉस्किटो सेलेक्ट हो गया, डीडीटी नहीं है तो नॉन रेजिस्टेंट वाला सेलेक्ट हो गया। सेम गोज फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट होते हैं, एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी ग्रो कर रहे होते हैं वो, उन्हें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहते हैं। एंटीबायोटिक नॉर्मली बैक्टीरिया को मारता है, किल करता है, लेकिन उससे वो बैक्टीरिया मर नहीं रहे, उसकी प्रेजेंस में भी ग्रो कर रहे हैं, वो उसके रेजिस्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। इसके लिए भी आप सेम वही एक्सप्लेनेशन दे सकते हो जो डीडीटी के लिए दी। और सेम तीसरी चीज है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होते हैं जो घास फूस उग रही होती है मेन क्रॉप के साथ, खेतों में जैसे मेन क्रॉप है उसके साइड में जो घास फूस उग रही होती है, उसे फार्मर क्या करता है, उसे पकड़ के काटता है, ठीक है। तो वो वीड्स या हर्ब्स उसे बोलते हैं, या फिर उसके ऊपर हर्बिसाइड का स्प्रे करता है। हर्बिसाइड की स्प्रे करने से ये वीड्स हर्ब्स मर जाती है। हर्बिसाइड वीड्स हर्ब्स को मारने के लिए डाला जाता है, लेकिन एक ऐसी वीड्स क्रिएट होगी जो हर्बिसाइड की प्रेजेंस में भी ग्रो कर रही है, उसके रेजिस्टेंट होगी, वो उसके रेजिस्टेंट होगी। तो ये सभी नेचुरल सिलेक्शन से ये वेरिएंट सेलेक्ट हुए हैं। जब
एक्सेस में ह्यूमंस ने डीडीटी इंट्रोड्यूस कराया, या एंटीबायोटिक ह्यूमंस ने इंट्रोड्यूस कराया, या हर्बिसाइड ह्यूमन ने इंट्रोड्यूस कराया। ह्यूमन ने जब इंटरफेरेंस किया तो तब ये वेरिएंट सेलेक्ट हो गए जितने भी अलग अलग हैं। ठीक है, ऊपर देखो हमने जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का केस पढ़ा था वो भी ह्यूमंस की वजह से था। ह्यूमंस ने पोल्यूशन फैलाया तो उससे एक वेरिएंट सेलेक्ट हो रहा है। ये सभी केसेस भी ह्यूमंस की वजह से है जो फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखे हैं। तो यहां पर आप लिखो एक पॉइंट, all these examples are of evolution through anthropogenic action. एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस इन नेचर। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब है जब ह्यूमंस नेचर को इंटरफेयर करते हैं, चेंज करते हैं। तो जब नेचर में चेंजेस होते हैं तो एवोल्यूशन उससे अफेक्ट होती है, ये हम पढ़ते आए हैं। तो नेचर में चेंज अब ज्यादा होने लगे हैं क्योंकि ह्यूमंस उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो उससे उसी की वजह से एवोल्यूशन भी ज्यादा हो रही है, बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। कुछ ये भी हो सकता है कि कोई नई स्पीसीज इवॉल्व हो रही है, कुछ वेरिएंट सेलेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन। मेरा क्वेश्चन है, अब आंसर करना, अगर एनवायरनमेंट से डीडीटी को हटा लिया जाए, अगर एनवायरनमेंट से डीडीटी को हटा लिया जाए तो क्या नॉन रेजिस्टेंट मस्कीटो वापस आएगा कि नहीं आएगा? अगर एनवायरनमेंट से डीडीटी को हटा लिया जाए तो नॉन रेजिस्टेंट वाला वापस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा मतलब वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। कोई भी वेरिएंट कभी कंप्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं होता। जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं कोई दूसरा वेरिएंट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर एनवायरनमेंट से डीडीटी को हटा लिया जाए तो नॉन रेजिस्टेंट वाला वापस आ जाएगा। एंटीबायोटिक को कम कर दिया जाए तो एंटीबायोटिक नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी आ जाएगा। ऐसे ही हर्बिसाइड को हटा लिया जाए तो नॉन रेजिस्टेंट वीड्स भी आ जाएंगी। जब हम इन सब चीजों का एक्सेसिव यूज या मिसयूज करते हैं, हर्बिसाइड्स को यूज किए जा रहे हैं विदाउट एनी प्रिस्क्राइब्ड डोसेज, कोई डोसेज देखी नहीं, बस स्प्रे करे जा रहे हैं खेतों में हर्बिसाइड को, केमिकल्स को। एंटीबायोटिक का एक्सेसिव यूज, जैसे किसी को भी खांसी जुकाम होता है, सीधा केमिस्ट के पास जाते हैं और 2 गोली ले आते हैं। 2 गोली में से वो एक तो देगा बुखार को हटाने की गोली और दूसरी गोली देता है एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया को मारने की गोली। उसने बोला कि 3 दिन तक ये गोली लेनी है, सुबह और शाम। आपने क्या किया, एक दिन गोली ली सुबह और शाम और दूसरे दिन आप ठीक हो गए। आपने ना दूसरे दिन गोली ली ना तीसरे दिन गोली ली। जब हम डॉक्टर की बात नहीं मानते और जो प्रिस्क्रिप्शन दी है, जो डोसेज दी है उसको फॉलो नहीं करते, ऐसे केसेस में ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ये सब इवॉल्व हो जाते हैं या ये सेलेक्ट हो जाते हैं। प्रॉपर डोसेज को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, या इन केमिकल्स का मिसयूज करना हार्मफुल होता है। डीडीटी को बेवजह यूज करे जा रहे हैं। पहले के टाइम में इंडिया में लोग क्या करते थे, जैसे रात को खाट बिछा के सो रहे हैं, चारों तरफ खाट के ये पाउडर डीडीटी का स्प्रे कर लेते थे, पाउडर गिरा के सोते थे। और आज हमें पता है डीडीटी से कैंसर भी होता है।
तो कैंसर के केस उस सबसे बने होंगे जब वो इनहेल कर लिया होगा डीडीटी को। ऐसे ही हर्बिसाइड्स का भी मिसयूज होने से ये ऐसी वीड्स पैदा हो गई हैं जो मरती ही नहीं है, सुपर वीड्स। ठीक है, तो ये सब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से हुआ है, ह्यूमन के इंटरफेरेंस से। नेक्स्ट, तो ये कंप्लीट हो गए यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसी में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे लैडरबर्ग रेप्लिका प्लेट मेथड, रेप्लिका प्लेट मेथड। लैडरबर्ग रेप्लिका प्लेट मेथड, लैडरबर्ग पर्सन का नाम है जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी की एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पेज नंबर है 135 पे। ठीक है, एनसीईआरटी में कई बार बहुत कंफ्यूजिंग लाइंस मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को समझते हैं। पैराग्राफ में कहता है इज एवोल्यूशन ए प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, क्या एवोल्यूशन एक ऑन गोइंग प्रोसेस है? ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब क्या एवोल्यूशन अभी भी चल रही है? वो ये पूछ रहा है, इज एवोल्यूशन ए प्रोसेस जो अभी भी चल रही है, और रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस, या फिर एवोल्यूशन पहले हो चुकी है और उसका एंड रिजल्ट अब जितनी भी स्पीसीज हम देखने को अभी मिल रही है अर्थ पे, वो उसका एंड रिजल्ट है जो पहले कभी एवोल्यूशन की प्रोसेस हुई थी। मतलब अब एवोल्यूशन नहीं चल हो रही है, कहने का मतलब ये है। तो इनमें से कौन सा ट्रू है? द वर्ल्ड वी सी इनएनिमेट और एनिमेट। इनएनिमेट होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एनिमेट हो गया लिविंग ऑब्जेक्ट। इज ओनली द सक्सेस स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो सक्सेस स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको सेडिमेंट्री सॉइल पढ़ाया था। सेडिमेंट्री सॉइल कैसे बनी? जब रिवर बॉडी में ड्रॉपलेट बाय ड्रॉपलेट सैंड के पार्टिकल इकट्ठा हुए, तो वो इनएनिमेट हो गया ना, एक सेडिमेंट्री सॉइल या रॉक का बनना। और एनिमेट लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी एवोल्यूशन तो हम पढ़ ही रहे। तो इन सब इनएनिमेट या एनिमेट के बारे में हमें नॉलेज एवोल्यूशन से मिल जाती है। वो ये कह रहे हैं, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड वी डिस्क्राइब एवोल्यूशन एज ए प्रोसेस। तो जब हम पूरे वर्ल्ड की स्टोरी को या पूरे लिविंग वर्ल्ड की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, तो एवोल्यूशन को एक प्रोसेस मानते हैं कि एवोल्यूशन एक प्रोसेस है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ,
We treat evolution as a consequence of a process called natural selection. ठीक है। और दूसरी तरफ कह रहा है कि जैसे मान लो हमने कहा कि जो ब्लैक मॉथ है वो लंदन सिटी में ज्यादा है, ब्लैक मॉथ लंदन सिटी में ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। कब हुई थी नेचुरल सिलेक्शन? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तब हुई थी ना नेचुरल सिलेक्शन। तो ब्लैक मॉथ का नंबर लंदन सिटी में ज्यादा हो गया था। तो ब्लैक मॉथ की जो प्रेजेंस है वो ज्यादा क्यों है? बिकॉज इट इज रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, जो पहले कभी हो चुकी है। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब हम सोचते हैं तो एवोल्यूशन एक एंड रिजल्ट निकलता है। एवोल्यूशन क्या है? एक एंड रिजल्ट निकलता है कि ब्लैक मॉथ ज्यादा क्यों है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन पहले कभी हुई थी, उस वजह से ब्लैक मॉथ वहां ज्यादा है। तो इस डायरेक्शन में जब हम सोचते हैं तो एवोल्यूशन एक एंड रिजल्ट है। लेकिन अगर लंदन सिटी में लाइकन्स दोबारा से आ जाए तो व्हाइट मॉथ दोबारा लौटाएगा? व्हाइट मॉथ दोबारा लौटाएगा अगर लाइकन दोबारा से आ जाए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन आगे भी दोबारा हो सकता है। अगर नेचुरल सिलेक्शन आगे दोबारा हो सकता है तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो अभी भी चल रही है। यही हुआ ना इसका मतलब। तो आखिरी लाइन में उसने लिख दिया, वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज ए प्रोसेस और एंड रिजल्ट। तो बोलता है कि हमें खुद नहीं पता है कि इसे हम प्रोसेस बोल ले कि एंड रिजल्ट बोल ले। ये दोनों ही होता है, ऐसे मान लो। एंड रिजल्ट भी है। एंड रिजल्ट क्या है? जितनी भी स्पीसीज हमें अर्थ पे दिख रही है वो सब एंड रिजल्ट है एवोल्यूशन का। लेकिन स्पीसीज आज भी इवॉल्व हो रही है। लेकिन स्पीसीज आज भी इवॉल्व हो रही है, कुछ नई स्पीसीज मिल जाती हैं, कुछ पुरानी एक्सटेंट हो जाती है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस भी है और एंड रिजल्ट भी है, दोनों ही चीजें। ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग पैराग्राफ था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक और कंफ्यूजिंग पैराग्राफ है, उसे हम अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते हैं ये एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लैडरबर्ग्स रेप्लिका प्लेट मेथड। तो इसने नेचुरल सिलेक्शन को का प्रूफ देने की कोशिश करी थी। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है ना, इसके थ्रू इसने एक्सपेरिमेंट किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के थ्रू। तो इसने क्या किया? बैक्टीरिया को कल्चर किया। बैक्टीरिया को कल्चर कैसे करते हैं? बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए लैब में एक छोटी सी ग्लास की प्लेट होती है, कांच की प्लेट होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती वो, एक हाथ में बड़े आराम से आ जाएगी। तो एक छोटी सी प्लेट होती है, उस प्लेट को पीट्री प्लेट कहते हैं, पीट्री प्लेट। इस प्लेट के अंदर क्या डालते हैं? इस प्लेट के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करने का कल्चर मीडियम डालते हैं कि इसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सके। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ मीडियम इसमें डाल दिया। ग्रोथ मीडियम जो जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है वो अगार है, सॉलिड ग्रोथ मीडियम। एक सॉलिड ग्रोथ मीडियम है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, फॉर बैक्टीरिया।
तो इसने एक कल्चर प्लेट ली बैक्टीरिया के लिए, और उस प्लेट पे इसने अगार को प्लेस कर दिया। अगार एक सॉलिड ग्रोथ मीडियम होता है बैक्टीरिया के लिए। और कुछ टाइम बाद इसने इसके ऊपर बैक्टीरिया को डाल दिया, अगार के ऊपर बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ शो कर देता है। जिस भी बैक्टीरिया को उसने डाला, उस बैक्टीरिया ने अपनी ग्रोथ शो कर दी। ठीक है। कुछ टाइम बाद उस बैक्टीरिया ने अपनी ग्रोथ को यहां पर शो कर दिया। तो ये जो 3 डॉट्स मैंने बनाए हैं, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है। क्या है ये? बैक्टीरियल कॉलोनी। एक कॉलोनी में तकरीबन 10 लाख बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये जो एक सर्कल या डॉट मैंने दिखाई है, इसमें 10 लाख बैक्टीरिया हो सकते हैं, 1 मिलियन बैक्टीरिया। इतने बैक्टीरिया इतने ग्रो कर रहे होंगे इस छोटी सी स्पेस में। ऐसे ऐसे 3 डॉट्स मैंने दिखा रखी हैं। तो ये 30 लाख बैक्टीरिया हो सकते हैं इस स्पेस में। इसको कॉलोनी कहते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉलोनीज हैं। इसको मैंने लेबल कर दिया 1, 2 एंड 3। बैक्टीरिया कौन सा था? बैक्टीरिया था इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया था जो यहाँ पर अपनी ग्रोथ को शो कर रहा है। 3 कॉलोनीज उसकी आ गई। ठीक है। इस कल्चर प्लेट को लैडरबर्ग ने नेम दे दिया मास्टर प्लेट। इस कल्चर प्लेट को लैडरबर्ग ने नेम दिया मास्टर प्लेट। मास्टर प्लेट। नेक्स्ट, फिर इसने एक दूसरी प्लेट बनाई और उसको नाम दिया रेप्लिका प्लेट। सेकेंड प्लेट बनाई, उसको नेम दिया रेप्लिका प्लेट। सेकेंड प्लेट बनाई है और उसको नेम दिया रेप्लिका प्लेट। रेप्लिका प्लेट में इसने क्या क्या डाला है? इसने अगार मीडियम डाल दिया ग्रो करने के लिए। दूसरा एक एंटीबायोटिक भी डाल दी, प्लस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। एक एंटीबायोटिक प्लेस कर दी, पेनिसिलिन। अगार मीडियम डाल दिया और एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दी। रेप्लिका का मीनिंग क्या होता है? रेप्लिका का मीनिंग होता है किसी चीज की कॉपी करना, उसको रेप्लिका कहते हैं। किसी चीज की कॉपी करने को रेप्लिका कहते हैं। ठीक है। अब इसने क्या किया, जो मास्टर प्लेट पे 3 कॉलोनीज हमें दिख रही हैं, उन 3 कॉलोनीज को एज इट इज ट्रांसफर कर दिया रेप्लिका प्लेट के ऊपर। जैसे मास्टर प्लेट के ऊपर 1, 2, 3 जो 3 कॉलोनीज दिख रही है, उन बैक्टीरिया को उठाकर रेप्लिका प्लेट पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। बैक्टीरियल कॉलोनीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मास्टर प्लेट टू रेप्लिका प्लेट। तो रेप्लिका इसे तभी बोला गया। रेप्लिका क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कॉपी है। किसकी कॉपी है? मास्टर प्लेट की। मास्टर प्लेट के बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया रेप्लिका प्लेट पर।
मास्टर प्लेट को ट्रांसफर कर दिया रेप्लिका प्लेट पर। अब देखो रेप्लिका प्लेट में चेंज क्या किया है उसने, एंटीबायोटिक डाली हुई है। अब इस एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में केवल वही बैक्टीरिया ग्रो करेगा ना जो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट है, कि नॉन रेजिस्टेंट वाला भी ग्रो करेगा? रेप्लिका प्लेट पे केवल वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा जो यहां पर एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, 3 कॉलोनी ट्रांसफर करी थी, 1 2 3, लेकिन 3 में से केवल एक कॉलोनी इसको दिखी। 3 में से केवल एक कॉलोनी की ग्रोथ दिखी। 3 कॉलोनी ट्रांसफर करी थी 1 2 3, लेकिन 3 में से केवल एक कॉलोनी दिखी। तो आप क्या कहोगे, जो थर्ड कॉलोनी यहां पर दिखी है इसमें बैक्टीरिया कैसे होंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के नॉन रेजिस्टेंट? इस कॉलोनी के बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होंगे। दिस कॉलोनी हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। कौन सी एंटीबायोटिक ली, पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट इकोलाई, पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट इकोलाई इसमें होंगे। और जो कॉलोनी नंबर 1 और 2 थी, कॉलोनी नंबर 1 और 2, उसमें कैसे बैक्टीरिया होंगे? 1 और 2 में कैसे बैक्टीरिया होंगे? वन और टू में जो बैक्टीरिया हैं वो सभी हैं नॉन रेजिस्टेंट। ठीक है, 1 और 2 में नॉन रेजिस्टेंट और 3 में आगे रेजिस्टेंट। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रूफ है। कैसे प्रूफ है? जो मास्टर प्लेट है, मास्टर प्लेट शो कर रहा है इनिशियल कंडीशन को। इनिशियली क्या है, एनवायरनमेंट में 2 वेरिएंट्स है। मास्टर प्लेट क्या शो कर रहा है, एनवायरनमेंट में 2 वेरिएंट्स है। एक वेरिएंट है एंटीबायोटिक नॉन रेजिस्टेंट और एक वेरिएंट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। लेकिन उस समय मास्टर प्लेट में या एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक नहीं है। तो किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, रेजिस्टेंट की कि नॉन रेजिस्टेंट की? इनिशियली जो पॉपुलेशन ज्यादा है वो है नॉन रेजिस्टेंट की। ठीक है, और बाद में जब एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस होगी, जब एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस होगी, कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, तो एक वेरिएंट सेलेक्ट हो गया। कौन सा वेरिएंट सेलेक्ट हो गया, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था। एक वेरिएंट सेलेक्ट हो गया और जो बाकी के वेरिएंट्स थे वो खत्म हो गए इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इसके मीनिंग लिखो यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स इंटरप्रिटेशन, डार्विन अगर इस चीज को एक्सप्लेन करता तो कैसे करता? अकॉर्डिंग टू डार्विन्स इंटरप्रिटेशन, वेरिएंट्स आर वेरिएंट्स आर ऑलरेडी वेरिएंट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में वेरिएंट्स पहले से प्रेजेंट है। Variants are already present in population, but
only selected when there is change in nature. नेचर में या एनवायरनमेंट में जब भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली वो सेलेक्ट होंगे. जब तक एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक नहीं थी तो मास्टर प्लेट में नॉन रेजिस्टेंट की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक आई तो रेजिस्टेंट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी. अब एक मैं स्टेटमेंट बोलता हूं इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, आप बताना वो ट्रू है कि फॉल्स है. ठीक है, स्टेटमेंट ये है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट जो है ये है फॉल्स. क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो वेरिएंट्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है. एंटीबायोटिक्स ने नया वेरिएंट नहीं बनवाया, एंटीबायोटिक ने बस एक पर्टिकुलर वेरिएंट को सेलेक्ट करवाया. वेरिएंट तो पहले से था. एवोल्यूशन अपने आप या वेरिएंट अपने आप पहले से बनते रहते हैं ड्यू टू रैंडम म्यूटेशंस. रैंडम म्यूटेशन से नए वेरिएंट अपने आप बनते रहते हैं, लेकिन कोई कौन सा वेरिएंट सेलेक्ट होगा वो नेचर डिसाइड करेगी, एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा. तो यहां लिखो दिस मीन्स pre-adaptive mutations are selected by natural selection. प्री-एडेप्टिव म्यूटेशन मतलब जो वेरिएंट है वो रैंडमली अपने आप बनते रहते हैं. जब एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक थी भी नहीं तभी रैंडम म्यूटेशन से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन गया होगा. बैक्टीरिया तो पहले ही बन गया था. रैंडम म्यूटेशन से एवोल्यूशन अपने आप होती रहती है. ठीक है, लेकिन वो सेलेक्ट कब हुआ या हमें पता कब चला कि नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट है? वो हमें पता चला जब एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक आई, पेनिसिलिन. ठीक है, लेकिन उसकी एवोल्यूशन तो पहले ही हो चुकी थी ड्यू टू रैंडम म्यूटेशंस. अब ये एनसीईआरटी में कहा कि मैंने 2-4 लाइनों में लिखा हुआ है और काफी कंफ्यूजिंग लाइंस हैं पेज नंबर 134 पे. ठीक है, इसको भी हम यहां से पढ़ेंगे. पेज नंबर 134 पे the rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or the lifespan. Microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individuals within hour. ठीक है, फिर कह रहा है कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया. यहां से रीड करो, ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया. कोई हेडिंग नहीं दी इसने, लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा नहीं, बस इसने एक्सप्लेन कर रखा है. A colony of bacteria say A
ग्रोइंग ऑन ए गिवन मीडियम। ये ए यहां पर क्या है, ये ए यहां पर मास्टर प्लेट है। जो मैंने एक्सपेरिमेंट में आपको मास्टर प्लेट बताई ना, वो ये ए है। अब मास्टर प्लेट के रेफरेंस में देखो क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है द मास्टर प्लेट में एक मीडियम है, हैज बिल्ट इन वेरिएशन in terms of ability to utilize a feed component। built in variation कौन सी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, वो पहले से प्रेजेंट था। built in variation का मतलब क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, वो पहले से प्रेजेंट है। हालांकि एंटीबायोटिक है भी नहीं, लेकिन वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पहले से है। ठीक है, फिर आगे लिखता है, अब रेप्लिका प्लेट की बात करेगा। ये रेप्लिका प्लेट यहां से स्टार्ट हुआ। अ चेंज इन मीडियम कॉम्पोजिशन, बताओ क्या चेंज किया था रेप्लिका प्लेट में। मीडियम में क्या डाला था अगार के अलावा, क्या चेंज किया था, चेंज इन मीडियम कॉम्पोजिशन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, वही ऐड करी थी, ये चेंज किया था रेप्लिका प्लेट में। अ चेंज इन मीडियम कॉम्पोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, कौन सी पार्ट को ब्रिंग आउट कर रहा है, दैट कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशन, जो नई कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, उसको ब्रिंग आउट करेगा। आ गया ना समझ में। नई कंडीशन क्या थी, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी, और ये पॉपुलेशन से बी जो लिखा है ना, ये रेप्लिका प्लेट पे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, वो सेलेक्ट होगी। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन outgrows the other and appear as new species। कहता है आगे टाइम के साथ क्या होगा, ये जो वेरिएंट पॉपुलेशन थी ये दूसरे से ज्यादा हो जाएगी, नॉन रेजिस्टेंट वाले से, और एक नई बैक्टीरिया की स्पीसीज बन जाएगी। दिस वुड हैपन विद इन डेज, बैक्टीरिया के लिए ये कुछ ही दिनों में अक्कर करता है। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन ए फिश और फाउल वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। कह रहा है बैक्टीरिया के लिए तो कुछ दिनों में अक्कर करेगा, लेकिन एक बड़े एनिमल के लिए, जैसे फिश या फाउल के लिए, फाउल होता है बर्ड्स, एक फिश के लिए या बर्ड्स के लिए इसको अक्कर करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, here we say fitness of B is better than A under new condition। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा टॉपिक नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, हमने डार्विन थ्योरी के सभी पॉइंट्स पढ़ लिए और उसके एग्जाम्पल्स भी, जो डिफरेंट एग्जाम्पल थे उन सबको भी पढ़ लिया, और ये एक्सपेरिमेंट भी देख लिया। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट या आखिरी पॉइंट जो था, स्पीशिएशन, नई स्पीसीज की फॉर्मेशन। तो मॉडर्न थ्योरी में हमने जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन से स्टार्ट किया था, फिर हमने आइसोलेशन पढ़ा, तीसरे नंबर पे नेचुरल सिलेक्शन अब कंप्लीट किया, अब फोर्थ नंबर पे आ गया स्पीशिएशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन प्रोसेस को स्पीशिएशन कहते हैं। स्पीशिएशन जो है, ये टॉपिक एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। बाकी जो टॉपिक हमने पढ़े थे वो सब थे गिवन, लेकिन ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो पैकेज में आपके है गिवन, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं जो ब्रीफ में या जो मेजर मेजर पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ पर बताऊंगा। आपके पैकेज में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो स्पीशिएशन के टाइप्स पढ़ते हैं।
सिंपैट्रिक स्पीशिएशन और एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। सिंपैट्रिक और एलोपैट्रिक। सिंपैट्रिक स्पीशिएशन का मीनिंग समझते हैं पहले। वन सब पॉपुलेशन attains reproductive isolation, by mutation, and develops into new species. जैसे सिंपल सा है कि एक कोई लैंड है, उस लैंड पे बहुत सारी पॉपुलेशन, एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, उस बड़ी पॉपुलेशन के छोटे छोटे सब पॉपुलेशन है, उसमें से एक सब पॉपुलेशन म्यूटेट कर गई और वो एक नई स्पीसीज में इवॉल्व कर गई, उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गई, वो अब अपने ही दूसरे स्पीसीज पॉपुलेशन मेंबर से रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है और वो एक नई स्पीसीज में इवॉल्व होगी, उसे सिंपैट्रिक स्पीशिएशन कहते हैं। ठीक है। एलोपैट्रिक का मीनिंग होता है, जैसे मान लो ये कोई एक लैंड है और इस लैंड से आगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टूटकर एक आइलैंड अलग हो गया और बीच में पानी आ गया। इस लैंड से टूटकर एक आइलैंड अलग हो गया और बीच में एक पानी आ गया, तो ये बन गया न्यू लैंड या आइलैंड, एक नया आइलैंड बन गया और ये मेन लैंड हो गया। जो आइलैंड्स होते हैं वो मेन लैंड से टूटकर बनते हैं। ठीक है। तो इनिशियली जो सबसे पहले जो कंप्लीट एक बड़ा सा ये जो लैंड था, यहाँ पर कोई एक पॉपुलेशन रही होगी, लेकिन जब आइलैंड बन गया तो वो पॉपुलेशंस आपस में अलग होगी, एक आइलैंड पे रहेगी पॉपुलेशन और एक मेन लैंड पर रहेगी, दोनों का जीन पूल चेंज हो जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन बिखर गई, दो हिस्सों में टूट गई, दोनों का जीन पूल अलग होगा। तो हो सकता है आगे जाके जो आइलैंड पे पॉपुलेशन है वो अलग इवॉल्व होगी और मेन लैंड पे जो पॉपुलेशन है वो अलग इवॉल्व होगी। स्पीशिएशन when one landmass separates to form new land। ठीक है। जब एक लैंड के टूट के दो लैंड बनने से जो स्पीशिएशन होती है उसे एलोपैट्रिक कहते हैं। आइलैंड्स पे जो भी पॉपुलेशन मिल रही है, जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल्स,
और इसके अलावा डार्विन फिंचेस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीशन के। और सिम्पैट्रिक क्या हो सकता है, जैसे एक ही लैंड पर जो अलग अलग स्पीसीज मिल रही है, जैसे एक स्पीसीज टाइगर की मिल रही है, एक स्पीसीज लायन की मिल रही है, और दोनों एक ही जगह पर है, एक ही जंगल में है मान लो, तो वो हो सकता है सिम्पैट्रिक का एग्जाम्पल हो। ठीक है, जो सिमिलर स्पीसीज एक ही जगह पर मिलती हैं, जैसे अलग अलग तरह के मंकी की स्पीसीज एक ही जगह पर पाए जा रहे हैं मंकी, तो वो हो सकता है सिम्पैट्रिक से बने हो। नेक्स्ट, और जो यहाँ पर स्पीशीशन है अदर टाइप्स, नेक्स्ट, तो कुछ और टाइप्स हैं स्पीशीशन की, उसे और पढ़ते हैं। सबसे पहले है मल्टीप्लिकेटिव स्पीशीशन, या क्लैडोजेनेसिस। मल्टीप्लिकेटिव या क्लैडोजेनेसिस, इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर स्पीसीज, टू और मोर स्पीसीज फ्रॉम सिंगल स्पीसीज, टू और मोर स्पीसीज फ्रॉम सिंगल स्पीसीज। एक सिंगल स्पीसीज से अगर दो अलग अलग स्पीसीज बन रही हैं, उसे मल्टीप्लिकेटिव कहते हैं, एक से अगर दो बन रही हैं। जैसे अभी हमने जैसे अभी हमने एलोपैट्रिक स्पीशीशन पढ़ा है, उसमें एक लैंडमास टूटने से हो सकता है कि दो अलग अलग स्पीसीज इवॉल्व हुई हो, वो एक से दो बनी होंगी ना, तो ये मल्टीप्लिकेटिव का एग्जांपल है, सिंपैट्रिक या एलोपैट्रिक स्पीशीशन मल्टीप्लिकेटिव का एग्जांपल है। नेक्स्ट, दूसरा है फ्यूजन स्पीसीज।
मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है एक से अगर दो स्पीसीज बन रही है। जैसे एलोपैट्रिक में एक लैंड से दो लैंड बन रहे थे तो दो स्पीसीज इवॉल्व होगी। इनिशियली एक स्पीसीज रही होगी, बाद में दो लैंड बनने से दो अलग अलग स्पीसीज इवॉल्व होगी। ऐसे ही सिम्पेट्रिक में भी फ्यूजन स्पीसीज, या फिर इसे बोलते हैं और एलोजीनस ट्रांसफॉर्मेशन। एलोजीनस ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है different when two different species break break isolating barriers break isolating barriers and reproduce to form and reproduce to form single hybrid species single hybrid species। फ्यूजन स्पीसीज होता है जब दो अलग अलग स्पीसीज में जो आइसोलेशन हो रही थी वो हट जाए और दोनों स्पीसीज आपस में हाइब्रिडाइज करें और एक हाइब्रिड जो बने वो स्टेबल हाइब्रिड बने। तो दो अलग अलग स्पीसीज से एक स्टेबल हाइब्रिड बन गया। दो पहले दो स्पीसीज थी, अब वो फ्यूज करके एक ही स्पीसीज रह गई, तो उसे फ्यूजन स्पीसीज कहते हैं। जो पेरेंटल स्पीसीज थी वो खत्म हो जाएंगी और जो हाइब्रिड स्पीसीज थी वो सरवाइव करेगी, वही आगे चलेगी। नेक्स्ट तीसरी है टर्म एनाजेनेसिस। फिलेटिक या ऑटोजीनस ट्रांसफॉर्मेशन। When one species develop variations when one species develop variations and convert into other species। जब एक स्पीसीज में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेरिएशंस आ जाएं और वो किसी दूसरी स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाए। जब एक स्पीसीज से एक स्पीसीज रिप्लेस हो जाए किसी दूसरी स्पीसीज से, तो उसे ऑटोजीनस ट्रांसफॉर्मेशन या एनाजेनेसिस बोलते हैं। जैसे हॉर्स एवोल्यूशन को याद करो, जिसमें सबसे पहले ईओहिपस था, उससे मीजोहिपस बना, तो एक से दूसरा इवॉल्व हो गया, फिर दूसरे से तीसरा बना, तीसरे से चौथा, सो ऑन। स्टेसिजेनेसिस 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 होता है नॉन इवॉल्विंग स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिसमें एवोल्यूशन ही नहीं हो रही, ऑल्सो कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। ऐसी स्पीसीज जिसमें एवोल्यूशन ही नहीं हो रही, उन्हें लिविंग फॉसिल कहा जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे आपने लेमुलस एक पढ़ा होगा। लेमुलस होता है किंग क्रैब, आर्थ्रोपोडा में आता है ये।
ये लिविंग फॉसिल है। टर्टल, सीलेकेंथ, स्फिनोडॉन, स्फिनोडॉन, स्फिनोडॉन एम्फीबिया में आता है। और एक प्लांट का एग्जांपल है जिंको। जिंको। तो ये सभी जो है ऐसी स्पीसीज है जिनमें एवोल्यूशन ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पर अदर टर्म्स। और एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, स्पीसीज कॉन्सेप्ट। स्पीसीज कॉन्सेप्ट में स्पीसीज क्या होती है, कैसे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, उसे पढ़ाया जाता है। तो स्पीसीज टर्म was given by जॉन रे। ठीक है, तो स्पीसीज के 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मॉर्फो स्पीसीज कॉन्सेप्ट, दूसरा है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, और तीसरा है एवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट। मॉर्फो स्पीसीज कॉन्सेप्ट सबसे पहला जो है ये दिया था बाय डेविस एंड हेवुड। तो इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बोला कि स्पीसीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। स्पीसीज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर स्पीसीज को क्लासिफाई किया जा रहा है। ठीक है, उसको मॉर्फो स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहा जाता है। लेकिन कई बार दो एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी एक जैसी होती है। जैसे हमने मिमिक्री पढ़ा था कल, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दो एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी एक जैसी है। तो आप केवल मॉर्फोलॉजी के बेस पर नई स्पीसीज को डिफाइन नहीं कर सकते, ना क्लासिफाई कर सकते। तो आ जाता है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ये दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। अर्नेस्ट मेयर, इसने बोला स्पीसीज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, स्पीसीज को क्लासिफाई किया जा रहा है आइसोलेशन के मैकेनिज्म के बेसिस पर।
ठीक है। तो लेकिन अभी हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं जिसमें आइसोलेशन नहीं लगता, डिफरेंट स्पीसीज रिप्रोड्यूस कर जाती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी पूरा प्रॉपर नहीं है। फिर आ जाता है लास्ट एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, ये दिया था बाय सिम्पसन। एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, डीएनए एनालिसिस, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इन सब के बेसिस पर। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब है कि मान लो कोई एक प्रेजेंट डे स्पीसीज है, पहले हमने उसके एंसेस्टर को पढ़ा, जैसे हमने थीकोडोंट एंसेस्टर पढ़ा था डायनासोर के केस में। थीकोडोंट एंसेस्टर से हमें पता चला क्रोकोडाइल भी बना और उसी से डायनासोर भी बने। तो हमें पता चल रहा है क्रोकोडाइल डायनासोर से ज्यादा रिलेटेड था, जो क्रोकोडाइल है वो डायनासोर से ज्यादा रिलेटेड था क्योंकि कॉमन उनके एंसेस्ट्री है। फिर हमें पता चला उसी एंसेस्टर से आर्कियोप्टेरिक्स भी बना था, जिससे मॉडर्न डे बर्ड्स मिले। तो हम स्पीसीज को ज्यादा बेटर क्लासिफाई कर पाएंगे अगर हम उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो उसे भी इंक्लूड करता है ये एवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, और आपकी जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो ऑप्शनल डाउट्स का सेशन है। ठीक है, केमिस्ट्री वाले सर आपके नवीन सर आएंगे। ठीक है, तो आपके अगर डाउट्स हैं तो आप ज्वाइन करें।